नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनसंचार विषय का यह कार्यक्रम। और प्यारे शिक्षार्थियों, आपको पता है कि ये कार्यक्रम आप तक सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। भारतवर्ष में पूरा इसका प्रसारण होता है और आप इसको विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख पाते हैं हमारे। तो आज जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने एक बहुत अच्छे विषय का चयन किया है, जनसंचार। तो हम इसके पाठ 6 पर चर्चा करेंगे और ये पाठ 6 है समाचार। तो समाचार एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद आपके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि हमारे आस पड़ोस में क्या हुआ, हमारे ज़िले में क्या हुआ, या फिर हमारे राज्य में क्या हुआ, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या बोला, हमारे लिए कैसी नीतियां बनाई गई। उनको जानने के लिए हम समाचार पत्र भी पढ़ लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर के समाचारों को भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कैसे अच्छे कार्यक्रमों का निष्पादन किया है कि जिससे समाज में आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके। तो शिक्षार्थियों, आज जनसंचार के इस पाठ 6 का अध्ययन करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे और उन उद्देश्यों को हम लोग जानेंगे जिसका वर्णन हमारी सेल्फ लर्निंग मटेरियल स्व अध्ययन सामग्री में किया गया है। तो जिन उद्देश्यों की हम चर्चा करेंगे वो उद्देश्य हैं समाचारों को परिभाषित करना। समाचार हम सुनते रहते हैं, लेकिन समाचारों को परिभाषित कैसे करना, उसकी परिभाषा क्या है, ये हम लोग जान पाएंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि सूचना तथा समाचार में क्या अंतर है। समाचार तथा समाचार के मूल्यों की व्याख्या कर पाएंगे। समाचार के विविध प्रकार को स्पष्ट कर पाएंगे। समाचार की विश्वसनीयता के महत्व की चर्चा कर पाएंगे और साथ ही साथ समाचार के स्रोतों का प्रस्तुतिकरण भी कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि समाचार एक बहुत ही बृहद शब्द है। अब बृहद शब्द कैसे है यह भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो समाचार को अगर हम लोग अंग्रेजी के शब्द न्यूज से परिभाषित करने का प्रयास करें तो प्यारे शिक्षार्थियों, आप लोग देखेंगे कि न्यूज़, जिसमें कि हम लोगों को 4 वर्ण दिखते हैं, 4 लेटर्स दिखते हैं, NE, W और S। और जब कभी इस शब्द को खोजा गया होगा, इस शब्द को बनाया गया होगा, इसकी रचना की गई होगी, तब यह ध्यान में रखा गया होगा कि N नॉर्थ को सूचित करे, E ईस्ट को सूचित करे, W वेस्ट को सूचित करे और S साउथ को सूचित करे। इसका अर्थ है कि समग्र रूप में जब हम समाचारों की बात करते हैं तो NEWS शब्द से जो न्यूज़ शब्द मिलकर बना है, उसका अर्थ है कि चारों दिशाओं में फैले घटित हो रहे घटनाक्रमों को हम लोग एक जगह पर इकट्ठा करें और उसके प्रापक यानी कि रिसीवर तक उसको पहुंचाएं। तो कितनी अच्छी परिभाषा है इस शब्द की, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हमारे चारों ओर क्या घटित हुआ उसको हमने किसी माध्यम के द्वारा, या वो समाचार पत्र हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो, किसी माध्यम के द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाया, तो उसे हम न्यूज़ कहते हैं, NEWS। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग समाचार की परिभाषा देखने का प्रयास करें, समाचार को परिभाषित करने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि समाचार किसी समसामयिक घटनाक्रम की रिपोर्ट होती है। समाचार किसी समसामयिक घटनाक्रम की रिपोर्ट होती है। अब ये समसामयिक घटनाक्रम क्या हुआ? समसामयिक घटनाक्रम यह हुआ कि आसपास हमारे जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती रहें। अब हम लोग उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की परीक्षाओं की बात कर लें या TMA सबमिशन की बात कर लें। जब आपके स्टूडेंट पोर्टल पर कोई छोटा सा संदेश आता है तो आप कहते हैं कि मुझे एक मैसेज मिला है, मुझे एक मैसेज मिला है, लेकिन वो समाचार नहीं होता है, वो आपको एक संदेश दिया गया है। और समाचार को अगर हम लोग बृहद रूप में जानने का प्रयास करें, जब ये होता है कि अमुक कारणों से NIOS की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया गया है, तब ये समाचार बन जाएगा।
तो इसका मतलब है किसी समसामयिक घटनाक्रम की रिपोर्ट। हमारे आसपास कोई दुर्घटना होती है, कोई ट्रेन दुर्घटना होती है, या राज्य सरकार हमारे लिए कोई लाभ की योजना हमको देती है, तब देखिए उसको समाचार पत्र में छापा जाता है, उनका वर्णन किया जाता है। तो इसका मतलब है कि समाचार हाल ही में हुए, घटित हुए अथवा जल्द ही घटित होने वाली सूचनाओं की जानकारी होती है जो हम तक पहुंचती है। मुख्य रूप से आप रोज़ाना अखबारों को पढ़ते होंगे, समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव ज़्यादा है, आप लोग टेलीविज़न पे समाचार देखते होंगे। अब टेलीविज़न के समाचारों में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि जो कुछ इस समय घटित हो रहा है उसको वो लोग तुरंत सजीव प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि जो समसामयिक शब्द हमने अभी बोला था आपसे, समसामयिक जो करंट है, ऑडिटी है उस चीज़ की, जो आपको तुरंत मिलना चाहिए समाचार, उसको पहुंचाने का प्रयास जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किया जाता है, वो समाचारों को और रोचक बना देता है और प्रभावी बना देता है। तो समाचार का तो मुख्य गुण ही हो गया प्यारे शिक्षार्थियों कि समसामयिक घटनाक्रम आप तक तुरंत के तुरंत पहुँचे कि इस समय मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है। उसके लिए कोई माध्यम प्रयोग में लाया गया है, चाहे वो समाचार पत्र हो, टेलीविज़न हो, या रेडियो के बुलेटिन्स हों, या फिर इंटरनेट के माध्यम से आज आप मोबाइल के द्वारा आप देखते हैं कि तुरंत के तुरंत आपको समाचारों का आदान प्रदान होता है, समाचार आपको मिल जाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ी सी इसको और परिभाषा देखें तो इसमें लिखा है आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट समसामयिक घटनाओं की जो रिपोर्ट देते हैं। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि परीक्षाओं में आपसे प्रश्न भी पूछते हैं कि समाचार को परिभाषित कीजिए, तब आप उस समय क्या लिखेंगे, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उस समय आप क्या लिखेंगे कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट समसामयिक घटनाओं की जो रिपोर्ट देते हैं उसे भी हम समाचार कह सकते हैं। और क्या लिखा है आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में, ये लिखा है कि समाचार पिछले 24 घंटों में घटित घटनाओं का विकास क्रम है। देखिए कितना अच्छा शब्द लिखा है, विकास क्रम है। आपने देखा होगा कि टेलीविज़न में जब समाचारों का वर्णन होता है तो एक किसी समाचार को लेकर के रिपोर्टर आगे बढ़ते रहते हैं। विकास क्रम है कि अभी ये हुआ, आज अभियुक्त की पेशी हुई, आज अभियुक्त को न्यायालय ले जाया गया, अभियुक्त की जमानत कैंसिल हो गई, उसको जेल जाना होगा, 14 दिन की रिमांड। इसका मतलब एक घटनाक्रम हम लोग बढ़ते हुए उसमें बढ़ते जाते हैं और उसका अपडेट हमको मिलता रहता है। इसका मतलब है समाचार पिछले 24 घंटों में घटित घटनाओं का विकास क्रम है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है समाचार की। आपको जब कभी परीक्षाओं में इसकी परिभाषा लिखने को आए समाचार की, तो प्यारे शिक्षार्थियों आपको प्रयास करना चाहिए कि समाचार की परिभाषा जब आप लिखें तो यह अवश्य लिखें कि समाचार पिछले 24 घंटों में घटित घटनाओं का विकास क्रम है। अब शिक्षार्थियों एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सिर्फ 24 घंटों में घटित घटनाओं का क्यों? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समाचार की एक जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि नवीनता होनी चाहिए समाचारों में। अब मान लीजिए पिछले साल कोई दुर्घटना हुई है और अगर आज हम उसका वर्णन करें कि पिछले साल जुलाई में केरला में फला किसान के खेत में कोई सांप निकल आया, तो आज उसका महत्व नहीं रह जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि समाचारों का महत्व ही जब होता है जब हम उनको समसामयिक स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो समाचारों का जो एक मुख्य तत्व है वो समसामयिकता है। तो समसामयिकता को अगर हम लोग आगे और देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इसका वर्णन करें, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी वेबसाइट पर, आपके स्टूडेंट पोर्टल पर मान लीजिए NIOS द्वारा कोई सूचना दी जाती है, तो वो तो हो गई सूचना, वो समाचार नहीं है। लेकिन मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया था प्यारे शिक्षार्थियों कि जब कभी कोई एक बड़ी चीज़ आपके बीच में आती है, कि जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि NIOS की परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है, तो उसको देखिए बहुत सारे समाचार पत्र या बहुत सारे वेब पोर्टल्स समाचार की तरह भी प्रसारित करते हैं।
तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे यह भी समझ लेना चाहिए कि समाचार तथा सूचना के मध्य में क्या अंतर होता है। इसका मतलब है कि दोनों में भिन्नता तो ज़रूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूचना समाचार से भिन्न होती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैंने इस पे लिखा है सूचना समाचार से भिन्न होती है। समाचार पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को किसी नवीन तथ्य से परिचित कराता है। एक बार मैं पुनः पढ़ूंगा, आप देखिए अपनी स्क्रीन पे। समाचार पाठकों जो पढ़ रहे हैं, श्रोताओं यानी कि जो रेडियो पे उसको सुन रहे हैं, दर्शकों यानी न्यू मीडिया के विभिन्न पोर्टल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जो इसको देख रहे हैं, उन तक नवीन तथ्यों को परिचित करवाता है। अब नवीन तथ्य क्या हुए, फिर मैं अपने वापस उसी उदाहरण पे आता हूँ। नवीन तथ्य का ये मतलब हुआ कि अभी हाल फिलहाल हो रही NIOS की परीक्षाओं का जब हम संदर्भ देंगे तब वो नवीन तथ्य हुए। अगर हम पिछले साल की परीक्षाओं का वर्णन आज करें तो उसका कोई महत्व ना आपके लिए होता है ना किसी अन्य के लिए होता है। तो इसका सीधा अर्थ है प्यारे शिक्षार्थियों कि समाचारों में नवीनता का भाव अवश्य ही होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि आपकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में कई सारे इसके चित्र दिए गए हैं अखबारों के। उसमें दुर्घटनाओं का वर्णन है कि एक रेल दुर्घटना हो जाती है, इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, आमने सामने की भिड़ंत होती है। लेकिन वो घटना अगर हाल फिलहाल हुई है, पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है, तब उसका महत्व होता है। अगर समाचारों को नवीनता के भाव से हट करके अगर देर से पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है उनका महत्व खत्म हो जाता है, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो अगर हम लोग समय की बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि समाचारों में बहुत से मूल्यों को हम साथ लेके चलते हैं और ये मूल्य ही हैं जो समाचारों को प्रभावी बनाते हैं, समाचारों को देखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो वो कौन कौन से मूल्य हैं जो आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में दिए गए हैं, उनका मैं यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। वो मूल्य हैं समयबद्धता, प्रभाव, महत्ता, समसामयिकता जिसका कि वर्णन हम अभी कर भी रहे थे, असामान्यता, उपयोगिता और साथ ही साथ शैक्षिक महत्व। तो और भी अनेक मूल्य हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल, अपनी स्वाध्ययन सामग्री के हिसाब से यहाँ पे चलने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि समाचार के मूल्यों का क्या असर होता है और समाचार के मूल्य क्यों आवश्यक हैं। अब जैसे कि हमने इसमें समयबद्धता की बात की है शिक्षार्थियों, तो समयबद्धता का अर्थ ये है कि अगर टाइम से आपको समाचार नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 4 दिन पहले क्या हुआ है वो आज हम जान के क्या करेंगे, लेकिन 4 मिनट या 4 सेकंड पहले अगर कुछ हुआ है उसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह अगर हम लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से वो हमको देखने के लिए मजबूर भी करेगी कि आप ये समाचार विस्तार से देखिए और उसकी क्वालिटी और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर रहेगा। तो मैंने कहा समयबद्धता, प्रभाव और महत्ता। अब महत्ता क्या हो जाती है कि मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी बड़े राजनेता ने, किसी मंत्री ने, किसी बड़े उद्योगपति ने कोई बात कही है कि मैंने समाज के लिए इतना पैसा दान के लिए निकाला है, तो देखिए उसकी महत्ता है। लेकिन कोई छोटा व्यक्ति बड़ी बात कहे तो शायद उसकी उतनी महत्ता नहीं रह जाती है। तो इसका मतलब है कि महत्ता, समसामयिकता, असामान्यता, इन सब तथ्यों को मिला करके अगर हम एक अच्छा समाचार लिखें, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर आप जनसंचार का अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी लेखन शैली के प्रभाव के चलते ही, आपके शब्दों के चयन के चलते ही, आपकी वाक्य संरचना के चलते ही आप एक अच्छा समाचार लिख पाएंगे और समाचार के मूल्यों में स्वतः वृद्धि हो जाएगी आपकी अपनी क्रिएटिविटी के चलते, आपकी लेखन शैली के चलते। तो प्यारे शिक्षार्थियों, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं समाचार के प्रकारों के बारे में। जब हमने समाचार देख लिया कि समाचार समसामयिक घटनाक्रम होता है, समसामयिकता उसमें होती है, तो क्या समसामयिकता सिर्फ हमारे घर के आसपास हो रही है? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हमने इसको श्रेणीबद्ध करने का भी प्रयास किया है कि जो समाचार हैं उनको हम लोग कुछ श्रेणियों में बांट लेते हैं और इन श्रेणियों के हिसाब से ही इनका हम लोग संकलन करेंगे, इनका संपादन करेंगे और इसके ठीक बाद में इनका हम लोग प्रकाशन करेंगे। तो ये 4 श्रेणियों का वर्णन हमारी स्वाध्ययन सामग्री में दिया गया है जनसंचार में। ये 4 श्रेणियां हैं: अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, क्षेत्रीय समाचार
और स्थानीय समाचार। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, क्षेत्रीय समाचार और स्थानीय समाचार। तो अब देखिए शिक्षार्थियों कि समाचारों को 4 श्रेणियों में बांटने की आवश्यकता कैसे महसूस हुई। अब आप देखते होंगे कि इवनिंगर भी निकलते हैं, कुछ सांध्य दैनिक भी निकलते हैं, कुछ छोटे समाचार पत्र भी निकलते हैं, कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्षेत्र के घटनाक्रम को लेते हैं या राज्यों तक ही सीमित रहते हैं, और कुछ बड़े समाचार पत्र भी हैं या चैनल हैं जो राष्ट्रीय समाचारों को दिखाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है कि जो समग्र रूप से पूरे विश्व की घटनाक्रम को अपने समाचारों में दिखाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 12वीं पर आप जनसंचार का अध्ययन करके समाचारों के क्षेत्र में जाकर एक पत्रकार के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो मुझे निश्चित लगता है कि आपको प्रारंभ काल में एक स्थानीय संवाददाता के रूप में एक स्थानीय समाचार पत्र में काम करना प्रारंभ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको एक तो समाचारों को कैसे संकलन करके लाना है वो समझ में आ जाएगा। स्थानीय समाचारों को ही आप संग्रह करेंगे, जो बड़े समाचार हैं उनको आप क्षेत्रीय समाचारों के संवाददाताओं या राष्ट्रीय समाचार के संवाददाताओं तक प्रेषित कर देंगे। तो इसका मतलब है कि समाचारों के मध्य में विभेद करना आपको आ जाएगा, और जो समाचार की 4 श्रेणियां आपको दी गई हैं प्यारे शिक्षार्थियों, उनको आप वर्णित करके समाचारों को आप पृथक पृथक करके अलग अलग प्रकार से संकलित करके उनको प्रस्तुत करने में अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। तो ये तो बात हो गई समाचार के प्रकारों के बारे में। लेकिन क्या हम लोग ये भी जाने कि ये समाचार जो हैं इनका निर्धारण कैसे होता है, इनके निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। हम लोगों ने समसामयिकता तो जान ली, लेकिन अगर हम लोग निर्धारक तत्वों की बात करें तो निर्धारक तत्वों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप एक पत्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, एक मीडिया कर्मी के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो ये समाचार के निर्धारक तत्व दिए गए हैं, इसको आप जीवन पर्यंत अपने आप अंदर ले लें, समा लें अपने उसमें कि देखिए कोई भी घटनाक्रम है वो कब घटित होता है। मैंने पहले भी कहा था कि 4 मिनट पहले, 4 सेकंड पहले हुई घटना का महत्व है, लेकिन 4 दिन पहले या 4 महीने पहले, 4 साल पहले हुई घटना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उनके प्रकाशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसमें कोई नवीनता का भाव नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब है कि समाचार के जो निर्धारक तत्व का जो पहला तत्व है वो है कब, यानी कि उसका समय क्या है, वो कब घटित हुई है घटना। अब जो दूसरा निर्धारक तत्व है वो है कहाँ। हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि कल एक रेल दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहला प्रश्न क्या आ गया प्यारे शिक्षार्थियों। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि ये क्रम में भी लिखा गया है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं समाचार के निर्धारक तत्व, वो एक क्रम में इसलिए भी लिखे गए हैं कि इसी क्रम में हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको जो स्क्रीन पे दिखाया जाए कि समाचार के जो निर्धारक तत्व हैं उसमें सबसे पहले हमने बात की कि कब घटना हुई, तो हमने कहा कि कल एक रेल दुर्घटना हुई। तो स्वतः हमारे मन में क्या प्रश्न आया कि ये दुर्घटना कहाँ हुई होगी। तो इसका मतलब हमें उस स्थान को जानने की भी इच्छा जागृत हुई हमारे मन में, किस राज्य में ये घटना हुई, किस जिले में हुई, किस स्टेशन के आसपास ये दुर्घटना हुई। तो और इसमें क्या क्या हुआ, क्या ये आमने सामने की दुर्घटना थी 2 ट्रेनों की, कितने लोग मरे होंगे, क्या इंजन फेल हो गया, क्या पटरी टूट गई। तो ये जो एक क्रम में प्रश्न आते हैं हमारे मन में, यही समाचार के निर्धारक तत्व हैं कि घटना कब हुई, घटना कहाँ हुई, घटना में क्या क्या हुआ और घटना क्यों हुई, और साथ ही साथ इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे इस पर हम लोग आगे बात करें, क्या करना चाहिए कि ये घटनाएं ना हों, किसको हमको ज्ञापित करना चाहिए, किसको नामित करना चाहिए, किसके संज्ञान में ये बातें लानी चाहिए, किसको संबोधन में लाना चाहिए कि इन समाचार ऐसी घटनाओं को दोबारा से न किया जाए। तो इसका मतलब है कि समाचार के जो मुख्य निर्धारक तत्व हैं वो हैं कब, कहाँ, क्या, क्यों, कौन और
कैसे, इन्हीं निर्धारक तत्वों को मिला करके एक समाचार की संरचना होती है और यही समाचार लेखनी के माध्यम से समाचार पत्रों तक पहुंचते हैं, वाणी के माध्यम से रेडियो तक पहुंचते हैं, दृश्य श्रव्य के माध्यम से टेलीविज़न तक पहुंचते हैं और रचनात्मकता के भाव से, कलाकृतियों के भाव से, रंगों के माध्यम से नई मीडिया में पहुंचते हैं, इंटरनेट में पहुंचते हैं, आपकी वेबसाइट्स में पहुंचते हैं। तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद मुझे लगता है कि जो आपके पाठ 6 समाचार में वर्णन दिया गया है समाचारों के बारे में, उनको हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोगों ने समाचारों को परिभाषित करना जान लिया है, समाचार के मूल तत्वों के बारे में जान लिया है कि क्या होते हैं, समाचार के निर्धारक तत्वों के बारे में भी जान लिया है, तो अब हमको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि एक उत्तम समाचार बनता कैसे है। तो उत्तम समाचार बनता कैसे है, एक रचनात्मक पत्रकार के तौर पे, मीडिया कर्मी के तौर पे आप कैसे एक समाचार अच्छे से बनाओगे, उसके कुछ जो मूल तत्व हैं उनका भी हम लोग यहाँ पे वर्णन कर लेते हैं। तो वो मूल तत्व कौन कौन से हैं उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसा हमारी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि इसके जो मूल तत्व हैं, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता। इसका मतलब है कि समाचार के कुछ जो मूल तत्व हैं जो समाचारों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, वो हैं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पत्रकार केवल सूचनाएं ही एकत्र नहीं करते बल्कि प्रकाशन से पूर्व उनकी छानबीन भी करते हैं। अर्थात छानबीन का मतलब ये हुआ कि उन तथ्यों को जिनको कि प्रकाशित किया जाना है उनका परीक्षण वो पहले कर लेते हैं कि वो तथ्य सही हैं, जिन स्रोतों के माध्यम से वो तथ्य प्राप्त हुए हैं वो विश्वसनीय हैं और इनको प्रकाशन के बाद हमें किसी भी प्रकार की पक्षपात का बोध किसी में उत्पन्न कराने में कहीं से कहीं कोई हमको बाधा नहीं होगी और पक्षपात से रहित रहेगा ये। तो इसका मतलब है पत्रकार केवल सूचनाएं ही एकत्र नहीं करते बल्कि प्रकाशन से पूर्व उनकी छानबीन भी करते हैं, जिसे कि हम तथ्य परीक्षण कहते हैं। तो तथ्य परीक्षण तक हमने जानकारियाँ ले ली हैं प्यारे शिक्षार्थियों, और इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे और अपने पाठ 6 समाचार को और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अल्प विराम हमें ले लेना चाहिए, उसके बाद हम पुनः उपस्थित होते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एक अल्प विराम। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से
पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है शिक्षार्थियों। और हम लोग बहुत अच्छी बात कर रहे थे समाचारों को लेकर के। तो एक इसका जो मुख्य तत्व था वो था विश्वसनीयता, जिस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले थे। हम लोगों ने जाना कि पत्रकार केवल वही सूचना एकत्र नहीं करते हैं या उनकी प्रकाशन करने से पहले उनकी छानबीन भी करी जाती है, जिसे कि हम लोग तथ्य परीक्षण कहते हैं। लेकिन तथ्य परीक्षण करने के बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि विश्वसनीयता बढ़ी है? तो उस पर हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक जान लेते हैं कि जो समाचार पत्र में एक खबरें छपती हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, उनको कैसे कैसे स्थान दिया जाता है। तो आप लोग अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देखिए कि ये जो मेरे हाथ में समाचार पत्र है, इसमें आपको कितने प्रकार की खबरें दिख रही हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि जो यात्रियों को संक्रमण से बचाना है तो उसके लिए CISF ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि आप लोग जो मेट्रो में बैठ के जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे ध्यान आपको यात्रा करनी है। साथ ही साथ ऊपर देखिए आपको कुछ लोगों के विचार भी दिख रहे हैं। तो ये भी हम लोगों ने जाना था कि जब समाचारों का हम लोग वर्णन करते हैं तो जो क्षेत्र के निवासी हैं उनके विचारों को भी सम्मिलित करते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस कोरोना काल में, या जो हमको सुविधाएं धीरे धीरे मुहैया कराई जा रही हैं। अब साथ ही साथ देखिए कि जो मुख्य समाचार होता है प्यारे शिक्षार्थियों, उनको हम लोग 2 कॉलम 3 कॉलम तक छापते हैं, बॉक्स में छापते हैं, रंगों के साथ छापते हैं। तो जो ये विचार छपे हैं ये रंगों के साथ छपे हैं। लेकिन जो छोटे समाचार होंगे, देखिए मेरे इस तरफ जो कुछ दिया गया है उसका मतलब है कि वो सिंगल कॉलम में छपा हुआ है, सिंगल कॉलम में छपा हुआ है। तो जो समाचार ज़्यादा प्रभावी नहीं है वो सिंगल कॉलम में छापे जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनको और महत्व दिया जाता है तो उन पर विशेष टिप्पणी करते हुए उनको लिखा जाता है। तो इस प्रकार से समाचार पत्रों के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न स्वरूप होते हैं और उनके प्रकाशन के लिए प्रकाशक देखता है कि किस प्रकार के हमारे पाठक हैं, उस प्रकार से उनका चयन किया जाता है। अब मेरे हाथ में देखिए एक दूसरा एक समाचार है, समाचार पत्र है। इसमें देखिए एक नेचर से संबंधित एक खबर छपी है चित्र के साथ में। अब हम लोग प्रकृति की समाचारों को ले रहे हैं रंगीन चित्र के साथ में, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जो संपादक है वो इस प्रकार की खबरों को महत्व देना चाहता है, तभी उसने एक रंगीन चित्र के साथ में इस समाचार को छापा है। अब देखिए उसी के बगल में जो खबर एक छपी हुई है सिंगल कॉलम में है, और वो ये है कि वो छोटी सी घटना है कोई, जिसमें कि एक 4 साल का बच्चा घायल हो जाता है, तो उसको सिंगल कॉलम में छापा गया है। तो आपको जो मैंने समाचार के 4 प्रकारों के बारे में बताया था, कहीं न कहीं इस प्रकार से जो घटनाएं छपती हैं
उनसे भी आप उन प्रकारों को विभेद में ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो समाचार आप तक पहुंचता है उनको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, उनके निर्धारण करने में बहुत ही हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और साथ ही साथ किस पृष्ठ पे वो छपेगी, उसका क्या महत्व होगा, सिंगल कॉलम में छपनी है, मल्टी कॉलम में छपनी है, रंगीन छपना है, चित्र के साथ में छपना है। तो ये सब बहुत सारे कारक एक समाचार को अब तक लेकर आते हैं और उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिस प्रभाव की बात हमने पहले की थी। लेकिन प्रभाव तो आपने बढ़ा दिया, आपने रोचक लेखनी के माध्यम से उसके प्रभाव को बढ़ा दिया, लेकिन एक जो मुख्य तत्व है वो है विश्वसनीयता। समाचार के मूल्यों की जब हम बात करते हैं, वैल्यूज़ ऑफ न्यूज़ की बात करते हैं प्यारे शिक्षार्थियों, तो विश्वसनीयता की चर्चा जरूर की जानी चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि हमारी स्क्रीन पे लिखा है, विश्वसनीयता किसी भी समाचार पत्र, समाचार चैनल या रेडियो सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई समाचार पत्र अविश्वसनीय, पक्षपातपूर्ण तथा भेदभावपूर्ण समाचार प्रकाशित करता है तो पाठकगण उस समाचार पत्र को नकार देते हैं, उसका पढ़ना छोड़ देते हैं, उसका रैंकिंग गिर जाता है, उसका प्रकाशन कम हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर गलती किसी भी प्रकार के गलत समाचारों को अगर हम प्रकाशन में ले आते हैं तो निश्चित रूप से संपादक का दायित्व बनता है कि उस पर वो खंडन दे और भूल सुधार के रूप में अगले ही दिन उसको बॉक्स में छापे कि अमुक समाचार जो इस समाचार पत्र में छपा था या इस चैनल पे चला था, उसमें यह त्रुटि थी, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो जीवन पर्यंत एक मीडिया कर्मी के तौर पे, एक प्रकाशक के तौर पे, एक संपादक के तौर पे अगर आपको एक जो अच्छी चीज़ अपने अंदर विकसित करनी है वो है विश्वसनीयता। अगर आपके अंदर विश्वसनीयता का भाव, विश्वसनीयता का गुण नहीं होगा प्यारे शिक्षार्थियों, तो निश्चित रूप से आपको मीडिया जगत में वो ख्याति नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप जब कभी एक पेशेवर पत्रकार के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो विश्वसनीयता के भाव का विकास अपने अंदर अवश्य करेंगे। अब जो दूसरा प्रश्न उठता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से हमारा अभिप्राय होता है कि बिना किसी दबाव में की गई पत्रकारिता। अब बिना किसी दबाव में की गई पत्रकारिता का क्या अर्थ है कि जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं, मुंबई के कुछ समाचार हम लोग सुन रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि फला पुलिस उस राज्य की सरकार के दबाव में है, या फला पत्रकार किसी बड़े उद्योगपति के दबाव में है, या बायस होकर के वो खबरों का संकलन, संपादन और प्रकाशन करते हैं। तो इस प्रकार से सीधा अर्थ है कि वो समाचार, वो पत्रकारिता अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इसका सीधा अर्थ है कि पत्रकार समाचार संकलन करते समय बहुत से दबाव में होते हैं। ये दबाव व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकते हैं, वैचारिक तौर पर भी हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर भी हो सकते हैं तथा आर्थिक तौर पर भी हो सकते हैं, और इनसे वो पत्रकार प्रभावित होते हैं। और जब पत्रकार इन आग्रहों से बचकर तटस्थ होकर समाचार देता है, मतलब कोई भी दबाव के रहित, कोई भी आग्रह से बचते हुए अगर तटस्थ होकर समाचारों का प्रकाशन किया जाए तो उस प्रकार के समाचार को हम वस्तुनिष्ठ समाचार कहते हैं, और इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब है पत्रकारों को कभी किसी दबाव में रह कर के काम नहीं करना चाहिए, किसी लोभ लालच में आकर के काम नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति वैचारिक या राजनीतिक दबाव बनाते हुए या रखते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक अच्छे पत्रकार के जो गुण हैं वो विकसित करने के लिए आपको एक अनुभव के साथ धीरे धीरे चलते हुए आपके अंदर स्वतः हुए गुण आते जाएंगे, और जब ये गुण आपके अंदर आते जाएंगे तो एक और गुण का विकास आपके अंदर हो जाएगा, वो है निष्पक्षता का गुण। निष्पक्षता एक ऐसा गुण है जो किसी भी पत्रकार के लिए आवश्यक होता है। हर समाचार के दो पक्ष होते हैं शिक्षार्थियों। समाचार प्रस्तुत करते समय पत्रकारों को किसी एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, एक पक्ष की बात नहीं रखनी चाहिए। अगर पत्रकार किसी व्यक्ति
अथवा संगठन या संस्थान के खिलाफ कुछ लिख रहा है, कुछ प्रकाशित कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसे निष्पक्ष बने रहने की आवश्यकता होती है और होना भी चाहिए। एक सच्चा पत्रकार वो है जो बिना पक्षपात के अपनी बात को रखे, जो घटनाक्रम उसने देखा है उसको ही लिखे और संपादित करके उसका ही प्रकाशन करे। इसीलिए कहा जाता है कि निष्पक्षता से समाचारों में संतुलन पैदा होता है। निष्पक्षता से समाचारों में संतुलन पैदा होता है। अगर किसी बड़े समूह ने, किसी बड़े उद्योगपति ने भी कोई गलत काम किया है तो निष्पक्ष भाव से समाचार पत्र के जो पत्रकार बंधु हैं उनको उसको लेना चाहिए, उनका प्रकाशन करना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमारे समाचार हैं, जो हमारा मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो अगर आपको एक चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता मिली है तो उस स्तंभ को निस्तेज खड़े रखने का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। तो इन सब बातों पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे तत्व तो हमने देख लिए, लेकिन जो एक मूल तत्व है वो है समयबद्धता। मैंने कई बार इस कार्यक्रम में आज समयबद्धता को दोहराया है। और निश्चित रूप से जब कभी आप समाचार की बात करेंगे, चाहे प्रारंभ काल से जब आप रोजगार प्रारंभ करेंगे या अपनी सेवाएं प्रारंभ करेंगे तब से, या अंत तक 20-30 वर्षों के उपरांत, आपको हमेशा टाइमलीनेस, टाइम की वैल्यू, समयबद्धता, ये शब्द हमेशा सुनाई देंगे। इन पे आपको विचार रखने को मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो समयबद्धता है वो कुछ नया ही है, जो कुछ नया करने के लिए हमको प्रेरित करती है। इसलिए कहा जाता है कुछ नया ही समाचार है, तथा समयबद्धता समाचार निर्धारण का प्रमुख आधार होता है। संस्करणों की आवृत्ति के आधार पर समयबद्धता निर्धारित की जाती है। पिछले घंटे में घटित समाचार किसी एक साप्ताहिक के लिए, किसी एक समाचार पत्र के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आवश्यक हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि पिछले घंटों में घटित घटनाएं समाचार हैं। लेकिन एक साप्ताहिक के लिए, एक वीकली न्यूज़पेपर के लिए एक हफ्ते में घटी घटनाएं समाचार हैं। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई बड़ी घटना होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भी जाती है। जैसे मान लीजिए हम धारा 370 का यहाँ पे वर्णन करें, जब इतना बड़ा कोई काम होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि समयबद्धता का समाचारों से सीधा सीधा लेना देना है। समाचार समयबद्धता के हिसाब से ही चलते हैं। और अगर हम लोग टाइम को ध्यान में रख के, देश काल को ध्यान में रख के, परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के रिपोर्टिंग करेंगे, समाचारों को संकलित करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे पत्रकार के तौर पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अब जो एक दूसरा भाव है, इसका जो दूसरा मूल्य है समाचारों का, वो है समीपता। समीपता का मतलब ये है कि हम लोग आज यहाँ नोएडा में बैठे हुए हैं और हम बात करें कि अमेरिका के फला राज्य में ये हुआ, तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार के समाचारों को हम प्रकाशित करेंगे तो वो आसपास के व्यक्तियों के लिए उतने अच्छे नहीं रहेंगे, उनको उस तरीके से नहीं लिया जाएगा। अगर हम लोग यह बात करें कि वैश्विक स्तर पर कोरोना फैल रहा है, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है, तो यह आपके लिए भी समाचार है। कैसे ये आपके लिए समाचार है? क्योंकि ऐसी ढेर सारी घटनाएं आपके आसपास भी घटित हो रही हैं, कोरोना का संक्रमण आपके आसपास भी हो रहा है, और ऐसे समाचारों से ही समीपता का निर्धारण होता है। तो इसका मतलब है जब भी हम समाचारों का संकलन करें तो यह मान के करें कि इनका प्रकाशन या इनका प्रसारण जिस माध्यम से किया जाना है, क्या वो उस प्रापक तक, उस रिसीवर तक पहुंचेंगे जिसके के लिए इनको नियत किया गया है, इनको माना गया है। तो इसका मतलब है समाचारों में समीपता का भाव भी होना चाहिए, समीपता का मूल्य भी होना चाहिए। अब हम लोग कई बार देखते हैं एक हथियार के रूप में समाचारों की बात होती है कि एक वेपन है, एक टूल है समाचार। तो इसका मतलब है कि अगर समाचार एक हथियार है, एक वेपन है, तो उसके कुछ सकारात्मक तत्व भी होंगे, कुछ नकारात्मक तत्व भी होंगे। तो अगर हम लोग सकारात्मकता की बात करें तो ये हो सकता है कि हम जब अच्छी अच्छी खबरों को दिखाएंगे उससे समाज का विकास होगा, समाज में एक नई चेतना आएगी, तो वो सकारात्मक समाचार हो गए।
नकारात्मक समाचार ये हो गए कि हमारे समाज में किस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, किस प्रकार से नित्य दुराचार बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे समाचारों को सम्मिलित करेंगे तो वो नकारात्मक समाचार माने जाएंगे। तो इसका मतलब हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सकारात्मक तथा नकारात्मक समाचार एक महत्वपूर्ण हथियार हैं, और समाचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों, सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि समाचारों की जो व्याख्या हमारी स्वाध्ययन सामग्री में दी गई है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समाचार के जो मूल तत्व हैं, उनके जो विभिन्न आयाम हैं, उनको समझने का आपको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि समाचारों को लेकर के जिन हम लोग निर्धारक तत्वों की बात करते हैं या जिन मूल्यों की बात करते हैं, उनका भी आपको महत्व समझ में आ जाएगा। हमने बहुत से समाचार के मूल्यों की बात करी है, लेकिन कुछ मूल्य और रह जाते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए। तो एक मूल्य है असामान्यता। अब आप देखेंगे कि असामान्यता एक ऐसा मूल्य है कि आपने कोई ऐसी बात बताई कि हमारे नोएडा में कहीं पे कोई ऐसी घटना हो गई जिसका कि हमारे लिए महत्व तो नहीं है। मान लीजिए हम कहें कि हमारे यहाँ पे कोई एरोप्लेन का कारखाना स्थापित हो गया है, तो ये बड़ी असामान्य सी घटना होगी। हमें निश्चित रूप से पता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कारखाना नहीं था और न ही ऐसी कोई योजना थी। तो असामान्यता का भाव भी नहीं होना चाहिए। और समाचारों के बारे में हमेशा ये माना जाता है कि समाचारों का प्रकाशन ऐसा किया जाए जिनकी हमारी दैनिक जीवन में उपयोगिता भी हो। अब समाचार हमारे लिए उपयोगी कैसे होते हैं शिक्षार्थियों, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। उपयोगिता का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास किस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो रहा है, उससे हमको किस प्रकार बचते हुए आगे बढ़ना है। मैंने बचाव की बात की, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 से पूरा वैश्विक जगत भयभीत है और संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके नैदानिक उपायों को अगर कोई समाचार पत्र छापता है तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। हम समाचार पत्रों में पढ़ेंगे कि हमको मास्क लगाकर चलना चाहिए, हमको सामाजिक दूरी को रखना चाहिए, हमको 2 गज की दूरी बनाकर सबसे बातचीत करनी चाहिए, समय समय पे अपने हाथ धोते रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब इस प्रकार के समाचार पत्रों को हम लोग विभिन्न माध्यमों के माध्यम से पढ़ते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी भी हो जाते हैं। अब एक और समाचार का मूल्य है कि उसका शैक्षिक महत्व। अब हम लोग समाचारों का शैक्षिक महत्व जानने का प्रयास करते हैं। हम सीधे सीधे ये देखते हैं कि जब कभी हम लोग स्नातक स्तर पर तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की, तो कहा जाता था कि आपको अगर जनरल स्टडीज़ पढ़नी है, सामान्य अध्ययन को अच्छा करना है अपने, तो आप अखबारों का, समाचार पत्रों का अध्ययन अवश्य करते रहें। तो इसका मतलब यह है कि एक समाचार पत्र जो रोज़ प्रकाशित हो रहा है आपके द्वार पे, वो सवेरे सवेरे आ जा रहा है, तो उसमें जो भी घटनाक्रम छपा है, जो भी समाचार छपे हैं, जो भी संपादकीय छपे हैं, उनसे आपको ऐसी भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, ऐसी भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्व के साथ प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। आपको वैश्विक स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, आपको राज्य स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, हमारे लिए किस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है, सामाजिक समरसता किस प्रकार से चल रही है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस प्रकार से जो समाचार पत्रों में समाचार हमको प्राप्त होते हैं, तो वो शैक्षिक महत्व के भी विषय हो सकते हैं, शैक्षिक महत्व भी उनका होता है। और इस प्रकार से अगर हम उनका दैनिक जीवन में अध्ययन करते रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग कुछ समाचारों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि आपकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में भी वर्णन किया गया है कि दक्षिण भारत में कंपन तथा ज्वारीय लहरों का आतंक। तो अब जो हमने समसामयिकता की बात की थी, जो इसकी प्रभावों की बात की थी, महत्ता की बात की थी, देखिए उस समाचार से कैसे निकल के आता है कि दक्षिण भारत में कंपन। तो इसका मतलब है इस समाचार का महत्व दक्षिण भारत के लिए विशेष तौर पे ज़्यादा होगा, ना कि उत्तर भारत के लिए। तो इसका मतलब है इसका जो प्रभाव देखा जाएगा वो दक्षिण भारत के मीडिया में, दक्षिण भारत के माध्यमों में देखा जाएगा, अखबारों में देखा जाएगा।
तो अगर हम इस घटना को लेकर चलेंगे कि तमिलनाडु में, जैसे हमारी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में भी वर्णन है कि तमिलनाडु में 350 लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि चेन्नई के 100 से ज़्यादा लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो समुद्र के किनारे लोग निवास कर रहे हैं उसके लिए इसका महत्व, इसका प्रभाव, इसकी समयबद्धता ज़्यादा बढ़ जाती है, बशर्ते कि इसको दक्षिण भारत में उस तरीके से देखा जाए। तो समाचार के जिन मूल्यों का निर्धारण हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसमें देखिए कि क्षेत्रों का भी महत्व है, भाषा का भी महत्व है, उनके प्रभाव, उनकी असमानता, उपयोगिता और शैक्षिक महत्व सब एक सिरे से पिरोए जाते हैं, तभी वो समाचार हमारे लिए अच्छे से बन जाता है। और जब हम उनको चाहे स्थानीय स्तर पर देखें या फिर उनको हम लोग ज़िले के स्तर पर देखें, राज्य के स्तर पर देखें या राष्ट्र के स्तर पर देखें, तो इस तरीके से हम एक अच्छा सा विभेद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो दूसरे समाचार के मूल्य हमारे इसमें वर्णित हैं, हमारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल में वर्णित हैं, उसमें है कि भावप्रदता। अब भावप्रदता का अर्थ ये है कि जैसे हमने राष्ट्र की बात की है, तो राष्ट्र को लेकर के सभी शिक्षार्थियों में, सभी नागरिकों में, सभी लोगों में एक भाव होता है कि हमको हमारा देश प्यारा है। हम 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं, हम जनगण मन का गान करते हैं। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं समाचारों के माध्यम से हम लोग भावप्रदता को भी आगे बढ़ाते हैं कि हमें दयालु बने रहना चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें पठन पाठन में ध्यान लगाना चाहिए, हमें उद्यमशीलता को बढ़ाना चाहिए, हमको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए, हमको स्व अध्ययन करते रहना चाहिए, हमको स्वावलंबी बनना चाहिए। तो इस प्रकार के जो विभिन्न भाव हैं वो भी विकसित करने में जो समाचार के मूल्य हैं प्यारे शिक्षार्थियों, वो भी आपको सहायता करते हैं और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो समाचार के मूल्य हैं, अगर इनका हम ठीक से अध्ययन कर लें, इनको अपने अंदर समाहित कर लें, अपनी लेखन शैली के माध्यम से, अपनी वाक्पटुता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से या फिर अपने द्वारा रचनात्मक चित्रों के माध्यम से इनको विकसित करें, तो निश्चित रूप से सभी पाठकों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए और सभी दर्शकों के लिए हम लोग नवीन तथ्यों को रोज़ विकसित कर पाएंगे और उनको प्रसारित कर पाएंगे। तो कुछ और हमारे पास जो इसके मूल्य दिए हुए हैं समाचारों को, उनको भी हम लेने का प्रयास करते हैं। हमने उपयोगिता की बात कर ली थी, हमने शैक्षिक महत्व के बारे में बात कर ली थी, हमने विश्वसनीयता की बात कर ली थी, हमने वस्तुनिष्ठता की बात कर ली थी, हमने समाचार तथा सूचना के मध्य में अंतर भी जान लिया था। लेकिन जो समाचारों की श्रेणियां हैं उन पर हमको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं स्थानीय समाचार, तो क्या आपने देखा होगा कि कोई स्थानीय समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पे छपता है? अगर उसकी गुणवत्ता, उसका मूल्य बहुत अधिक हुआ तब तो वो छपेगा, नहीं तो अवश्य वो तीसरे पृष्ठ पर जाकर के छपेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे स्थानीय समाचार, क्षेत्रीय समाचार तीसरे पृष्ठ पे छप रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रथम पृष्ठ पे छपेंगे, संपादकीय हमेशा बीच के पृष्ठों पर छपेगा और खेल समाचारों को आगे अंत के पृष्ठों पे हम लोग सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रत्येक समाचार पत्र निश्चित रूप से अपने लिए एक अच्छे से एक क्रमवार तरीके से समाचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और उस क्रमवार तरीके से प्रस्तुत करने से उसके समाचार पत्र की एक अपनी शैली हो जाती है और उस शैली के चलते ही पाठकगण उसको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि हम कहते हैं कि मुझे अमुक समाचार पत्र पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमें वो क्यों अच्छा लगता है? इसका मतलब है कि उस समाचार पत्र का जो भाषा शैली है, उसका जो प्रदर्शन है, उसमें उसका जो प्रस्तुतिकरण है, वो हमें अच्छा लगता है, वो हमें सहजता से समझ में आ जाता है। या फिर हम लोग संपादकीय की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि हमको अमुक समाचार पत्र की संपादकीय बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब है कि उस समाचार पत्र की संपादकीय जब हम पढ़ लेते हैं तो हमको पिछले 15 दिन में, पिछले 20 दिन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है तो उसको बृहद रूप से समझने का एक मौका मिल जाता है और हम उसको जान जाते हैं कि किस प्रकार से अमुक समाचार पत्र के संपादक ने अपनी संपादकीय लिखी है। तो उस संपादकीय के माध्यम से हम ये भी जान लेते हैं कि यह घटनाक्रम निष्पक्ष रूप से एक समयबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है और इसको ही हम लोग सकारात्मक रूप से या तो अंगीकार कर लेंगे या इसको नकार लेंगे।
तो कई बार ये भी कहा जाता है कि समाचार पत्रों में जो संपादकीय छपती है या संपादक के जो विचार होते हैं वो एक सबसे बड़े समाचारों के तौर पे उनकी समीक्षा होती है। उस समीक्षा के आधार पर हम लोग ये जान जाते हैं कि इस समाचार विशेष को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम लोग अपराधों की बात कर लें कि जब कभी निश्चित क्षेत्र में किसी ज़िले में या किसी राज्य में अपराध बढ़ते हैं तो संपादक उसकी समालोचना करते हुए उस समाचार पत्रों को छापते हैं। उसमें लिखा होता है कि राज्य में अपराध की खबरें बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि राज्य में अपराध का स्तर बढ़ रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। और निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें और जो अन्य अधिकारीगण हैं उसका संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो समाचार पत्र हैं, जो समाचार हैं, वो सामाजिक चेतना के विकास में, समाज में आंदोलन करने के विकास में और समाज को आगे बढ़ाने में, जनजागरण में अपने आप को समर्थ पाते हैं। समाचार पत्रों को पढ़ करके, रेडियो के बुलेटिनों को सुन करके या फिर टेलीविज़न के समाचारों को देख करके ही हम जनजागरण की बात को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने कोविड-19 की बात की थी, हमने स्वच्छता की बात की थी, किस प्रकार से हमको इस कोरोना काल में स्वच्छ रहना है। तो इसका अर्थ है कि विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम समाचारों को, हम सूचनाओं को जो छापते हैं उसका सीधा सीधा अर्थ जनसामान्य पे पड़ता है और जनता खुद से निर्धारित करती है कि हमें इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर कैसे बर्ताव करना है, क्या कार्य करना है। तो इसका मतलब है कि समाचार सकारात्मक भी होते हैं, समाचार नकारात्मक भी होते हैं और उनका प्रभाव एक बड़े जन समुदाय तक पड़ता है। और एक पेशेवर पत्रकार को किसी का पक्ष न लेते हुए ऐसे समाचारों को छापना चाहिए जो कि आसपास की घटनाओं का सटीक वर्णन करें, सहज भाषा में वर्णन करें और पक्षपात से रहित हों। बिना पक्षपात के जब आप खबरों को देंगे तो निश्चित रूप से समाज का एक अच्छा विकास होगा और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए जो घटनाओं का घटनाक्रम हम प्रस्तुत करेंगे उससे आत्मबोध भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से कल के समाचार पत्र में क्या कैसी खबरें आएंगी या आगे आने वाले बुलेटिन में किस प्रकार की घटनाओं को लिया जाएगा उसके बारे में भी पाठक अपने लिए विचार करेंगे। तो शिक्षार्थियों, आज हम लोगों ने पाठ 6 का अध्ययन किया है जिसको कि हम लोग समाचार के तौर पे पढ़ते हैं। उसके उद्देश्यों को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है, किस प्रकार से वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता होती है उसके बारे में जान लिया है। और अन्य कोई भी अगर आपके मन में भी प्रश्न है तो उनको भी हम लोग ले सकते हैं। उनके लिए आपको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, उन पर आप फ़ोन कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम देखने के बाद आप समाचार को परिभाषित करना जान गए होंगे, आप सूचना तथा समाचार में अंतर करना जान गए होंगे, समाचार तथा समाचार के मूल्यों की व्याख्या करना जान गए होंगे, समाचार के विभिन्न प्रकारों को जान गए होंगे। और जो मैंने न्यूज़ शब्द के माध्यम से NEWS के माध्यम से न्यूज़ को परिभाषित करने का प्रयास किया था, एक बार मैं पुनः चाहूँगा उसको आप स्क्रीन पे देखें। जो हमने NEWS के माध्यम से न्यूज़ शब्द को परिभाषित किया था उसको भी जान गए होंगे, उसके बृहद स्वरूप को जान गए होंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षार्थियों, आज का यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो aomasscom@nios.ac.in पे आप ईमेल कीजिए, मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे पुनः आपके लिए ऐसे ही रोचक कार्यक्रम लेकर हम आते रहेंगे। नमस्कार।